हाय गुड इवनिंग फ्रेंड्स, स्वागत है आपका फिर से एक नए वीडियो में, नए लेक्चर में। हम कर रहे हैं फाइनेंशियल मैनेजमेंट की यूनिट नंबर 7 की सीरीज फॉर एमपीपीएससी एग्जाम्स और डेफिनेटली यूजीसी नेट के लिए भी ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है। लगभग सब कुछ कंप्लीट हो चुका है। लास्ट टॉपिक आज हमें करना है, तो हम फटाफट इस टॉपिक को आज कंप्लीट करते हैं। इस टॉपिक को कंप्लीट करने के बाद हम यूनिट नंबर 7 की एक एमसीक्यू सीरीज भी चलाएंगे। आप लोग उस सीरीज में भी पार्टिसिपेट कीजिएगा। तो बिना देरी के चलते हैं आज के टॉपिक पर, जो कि है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तो लास्ट टॉपिक है, इसको फटाफट से आज कंप्लीट कर लेते हैं। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया क्या है? इंडिया का सेंट्रल बैंक है। तो इकलौता जो केंद्रीय बैंक है इंडिया का, उसका नाम है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ये हमारे पूरी मॉनेटरी अथॉरिटी का एपेक्स इंस्टीट्यूशन है। मॉनेटरी यानी मौद्रिक जो संस्थान होते हैं उनमें सबसे एपेक्स यानी टॉप मोस्ट जो इंस्टीट्यूशन होता है वो होता है हमारा आरबीआई। ठीक, सारी कंट्री की बैंकिंग और फाइनेंशियल सिस्टम को रेगुलेट करने का जिम्मा आरबीआई का होता है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। दूसरा एक फैक्चुअल डेटा आ रहा है, कभी पूछा नहीं है पर क्या भरोसा, पूछ ले। आरबीआई का मोटो क्या है? तो मोटो जो आरबीआई का है वो है योगक्षेमम वहामयम। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। स्पेलिंग पर भी ध्यान दीजिएगा प्लीज। ये भगवत गीता से लिया गया है, चैप्टर नंबर 9 वर्स नंबर 22 से आपका ये मोटो लिया गया है। इस मोटो का मकसद या उद्देश्य क्या है कि वेलफेयर और प्रॉस्पेरिटी हो पूरे इंडिया की जनता की। तो ये रहा आपका मोटो। शॉर्ट में कहते हैं आई शैल सिक्योर वेलफेयर एंड प्रॉस्पेरिटी ऑफ द पीपल ऑफ नेशन। बात करते हैं ऑब्जेक्टिव की, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ऑब्जेक्टिव में पहला ऑब्जेक्टिव आरबीआई का बनने का है कि मौद्रिक स्थिरता रहे, मॉनेटरी स्टेबिलिटी रहे कंट्री में, ऐसी वित्तीय स्टेबिलिटी भी रहे यानी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रहे, कंट्री की इकोनॉमिक ग्रोथ हो पाए, चीजों के रेट यानी गुड्स एंड सर्विसेज जो प्रोवाइड करता है हमें हमारा सप्लायर, उसके रेट जो है वो स्टेबल रहे। जैसे कि आज देख रहे हो आपकी पेट्रोल के रेट बहुत बढ़ते जा रहे हैं, गैस सिलेंडर के रेट बढ़ चुके हैं। तो यहाँ पर आरबीआई का अपना रोल और इंटरवीन करेगा ताकि प्राइस की स्टेबिलिटी रहे। बैंकिंग को सबको रेगुलेट करेगा आरबीआई, जैसे कि हम पिछले लेक्चर में भी चर्चा करते आ रहे हैं। और करेंसी यानी मुद्रा का भी मैनेजमेंट करेगा आरबीआई। ये कुछ आरबीआई के हमारे बेसिक से फंक्शन, ऑब्जेक्टिव। इस स्लाइड में ध्यान दीजिएगा, एपेक्स बॉडी जो है वो इंपॉर्टेंट टॉपिक हो गया, मोटो इंपॉर्टेंट हो गया। ठीक, और यहाँ पे ऑब्जेक्टिव तो इंपॉर्टेंट है ही है। चलिए, काम काम की बात है। फैक्चुअल डेटा, क्या फैक्चुअल डेटा है? सबसे पहले नाम है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। जैसे कि पिछली स्लाइड में मैंने कहा था, इसका एस्टेब्लिशमेंट होता 1 अप्रैल 1935, 1 अप्रैल 1935 हुआ था। इनकी अनुशंसा पे, किनकी अनुशंसा थी ये? हिल्टन यंग कमीशन जो था, इनकी अनुशंसा पे 1926 में आरबीआई बनाने के लिए इन्होंने बोला था। ठीक है, बोला था तो बिल पास हुआ, बिल पास हुआ तो एक्ट बना, और एक्ट बना तो फिर ये इंप्लीमेंट हुआ। ठीक, तो बिल पास हुआ और एक्ट बना। वो एक्ट बना 1934 में, और इम्प्लीमेंटेशन के नाम पे आरबीआई बन के आया 1935 में। तो ध्यान दीजिएगा, पहले बिल पास होता है, फिर एक्ट बनता है, और एक्ट बनने के बाद ही इंप्लीमेंट होता है। ठीक, तो यहां तक तो रही डेट्स की बात। आगे और क्या देखने को मिलता है? आगे हम देखें तो देखने को मिलता है कि यही आरबीआई का राष्ट्रीयकरण हुआ था 1 जनवरी 1949 को। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, पहले प्राइवेट बैंक था, फिर बाद में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ले लिया। पहले हेड ऑफिस मुंबई में था। ठीक है, सॉरी, आज की डेट में हेड ऑफिस मुंबई में है, पहले हेड ऑफिस जो था वो था कोलकाता में। और ये रहा एक इंपॉर्टेंट डेटा। करंट में आरबीआई के गवर्नर साहब कौन है? संजय मल्होत्रा जी। ठीक है, तो ध्यान दीजिए। तो पूरा ये डेटा है, इस डेटा को आप याद कर ले। ठीक है, कंफ्यूज ना हो, डेट्स को बार बार मेमोराइज कर लोगे और सीक्वेंस में लेके आओगे क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में, तो याद हो जाते हैं। ठीक है, तो उसको याद कर लीजिएगा। आते हैं आरबीआई के फंक्शन पे। देखो, 3 फंक्शन है आरबीआई के। एक ट्रेडिशनल फंक्शन, अगली स्लाइड पे लेके चल रहा हूं दिखाने के लिए। दूसरा है यहाँ पे डेवलपमेंट फंक्शन, और तीसरा एक होता है यहाँ पे सुपरवाइजरी फंक्शन। मोटा मोटा आरबीआई के 3 फंक्शन, ट्रेडिशनल फंक्शन, सुपरवाइजरी फंक्शन और डेवलपमेंट फंक्शन।
एक एक करके तीनों को समझते हैं। ठीक, पहले ट्रेडिशनल फंक्शन में चलते हैं। देखो भाई, नोट और कॉइन, ठीक, सिक्के और हमारे पेपर नोट, ये छापने का अधिकार किसको है? आरबीआई को है। पर 1 रुपए का जो नोट होगा वो आरबीआई मिंट और प्रिंट नहीं करता। वो 1 रुपए का नोट मिंट करेगा या प्रिंट करेगा, सिक्का है तो मिंट करेगा और नोट होगा तो प्रिंट करेगा। ये करेगा हमारा मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस और उस पे सिग्नेचर भी हो गया फाइनेंस सेक्रेटरी के। अमूमन बाकी सारे नोट पे जो सिग्नेचर होते हैं किसके होते हैं? वो होते हैं गवर्नर के, आरबीआई गवर्नर के, ध्यान दीजिएगा। तो आरबीआई के गवर्नर के साइन होते हैं। बाकी 1 रुपए के सिक्के और 1 रुपए के नोट के ऊपर जो साइन हो गए वो हो गए फाइनेंस सेक्रेटरी के। यहां तक क्लियर? दूसरा पॉइंट दूसरा पॉइंट क्या है? दूसरा पॉइंट है ये कि गवर्नमेंट जो पैसा इकट्ठा करती है रेवेन्यूज के नाम पे, गवर्नमेंट जो पैसा खर्चा करती है एक्सपेंडिचर्स के नाम पे, वो सारा पैसा कहाँ से कहाँ इकट्ठा करती है और कहाँ से वो एक्सपेंस करती है। तो पॉइंट है बैंकर टू द गवर्नमेंट, यानी गवर्नमेंट का, चाहे वो केंद्र सरकार हो चाहे वो राज्य सरकार हो, उन दोनों का जो खाता चल रहा होगा वो चल रहा होगा कहाँ? वो बैंक कौन सा होगा? वो बैंक है आरबीआई। तो आरबीआई गवर्नमेंट का बैंकर भी है, आरबीआई गवर्नमेंट का एजेंट भी है और आरबीआई गवर्नमेंट का फाइनेंशियल एडवाइजर भी है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान दीजिएगा। आरबीआई बैंकर भी है, एजेंट भी है और फाइनेंशियल एडवाइजर भी है। ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ है बैंकर भी है, एजेंट भी है, फाइनेंशियल एडवाइजर भी, चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट हो चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट हो। ठीक है, तो गवर्नमेंट को एडवाइस देगा, जैसे आज की स्थिति चल रही है, सब चीज़ें महंगी हो रही हैं, तो उस कंडीशन में गवर्नमेंट को एडवाइस देगा कि कैसे प्राइस की स्टेबिलिटी रखा जाए। गवर्नमेंट का एजेंट भी होगा, यानी गवर्नमेंट के बिहाफ पर वो ट्रांजेक्शन्स करेगा, और गवर्नमेंट का बैंकर होगा, यानी गवर्नमेंट के सारे खाते भी मेंटेन कर रहा होगा आरबीआई। तीसरा, आरबीआई जो है वो बैंकर का बैंक है। या बैंकर कौन? या बैंकर का मतलब होता है कमर्शियल बैंक। ठीक, तो वो सारे कमर्शियल बैंक्स जो लोन देते हैं, लोन डिपॉजिट्स लेते हैं, ये बैंक कहलाते हैं हमारे कमर्शियल बैंक। इन कमर्शियल बैंक्स का भी बैंकर कौन है? आरबीआई। तो सारे कमर्शियल बैंक्स के जो खाते होंगे वो आरबीआई में मेंटेन हो रहे होंगे। आरबीआई इनको रीफाइनेंस फैसिलिटी भी देगा, ठीक है, लोन के ऊपर वापस से लोन। आरबीआई इनके क्लियरेंस सर्विसेज क्लियर करेगा, चेक क्लियर करना, ठीक है, ट्रेजरी बिल क्लियर करना, और इनके टी बिल्स को सेटल भी करेगा। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, आरबीआई है लेंडर ऑफ लास्ट रिसोर्ट। देखिए भैया, ये जितने 3 स्लाइड अब हम पढ़ने वाले हैं इसमें से क्वेश्चन बनने वाला है, ये पक्की बात है, मैं यहाँ लिख देता हूँ। आई एम डैम श्योर कि इसमें से क्वेश्चन बनेगा ही बनेगा। तो आरबीआई लेंडर ऑफ लास्ट रिसोर्ट है, ध्यान से पढ़िएगा। लेंडर ऑफ लास्ट रिसोर्ट है, यानी इमरजेंसी में अगर बैंक्स को, कौन से बैंक्स को? कमर्शियल बैंक्स को वित्तीय असिस्टेंस की जरूरत पड़ रही है, हेल्प की जरूरत पड़ रही है, फाइनेंस की जरूरत पड़ रही है, ताकि वो अपनी लिक्विडिटी की प्रॉब्लम को दूर कर पाए। ठीक है, अगर आपको थोड़ा कुछ याद होगा तो बैंक को मेंटेन करना पड़ता है एलआरआर। इस एलआरआर में बैंक को 2 आपके रेशियोज मेंटेन करने पड़ते हैं, एक होता है एसएलआर और एक होता है सीआरआर। ठीक, तो ये कहलाती है बैंक की लिक्विडिटी रिजर्व रेशियो। तो बैंक को अपनी लिक्विडिटी मेंटेन करना होता है। लिक्विडिटी का मतलब होता है तरलता मेंटेन करना होता है, यानी कैश उनके पास करेंसी के फॉर्म में होना चाहिए। ठीक है, एसेट के फॉर्म में, मतलब फिक्स्ड एसेट के फॉर्म में तो ना हो, पर फाइनेंशियल एसेट के फॉर्म में भी ना हो, पर कैश लिक्विड एसेट के नाम पे तो होना चाहिए। तो लिक्विड एसेट के नाम पे होना चाहिए। इसके लिए अगर उनको रिक्वायरमेंट पड़ रही है फंड्स की, तो वो सारे फंड्स भी जो है वो आपको आरबीआई दे देगा, यानी लेंडर ऑफ लास्ट रिसोर्ट यहाँ कर रहे हैं अपन। ठीक है, गवर्नमेंट और जो नॉर्मल ट्रेड होता है एक्सपोर्ट इंपोर्ट, तो एक्सपोर्ट इंपोर्ट होने से करेंसी जो है वो ट्रेड होती है, और करेंसी ट्रेड होने से करेंसी का आदान प्रदान होता है। तो फॉरेन की करेंसी, चाहे वो डॉलर हो, येन हो, ठीक है, या यूरो हो, उसका लेना देना चलता है इंटरनेशनल मार्केट में। ठीक है, उससे बहुत सारी फॉरेन करेंसीज हमारे पास रिजर्व के रूप में आ जाती हैं। वो रिजर्व आरबीआई मेंटेन करता है, यानी संचय कौन करता है? आपकी फॉरेन करेंसीज का आरबीआई करता है, वो उनका कस्टडियन है, देख रेख करने वाला। ठीक, तो वो सारी चीजें यहाँ लिखी है। अब वो करेंसी आपकी फॉरेन करेंसी भी हो सकती है, वो गोल्ड के रिजर्व्स भी हो सकते हैं, वो एसडीआर हो सकता है,
ठीक है, वो ट्रेंच पोजीशन हो सकती है, ठीक है। ये सब आपके सिलेबस में नहीं है, पर फिर भी एक बार इसको एक बार देख लीजिएगा, नाम जरूर याद कर लीजिएगा। इंपॉर्टेंट यहाँ रहा कि क्या है आरबीआई। आरबीआई जो है किसका कस्टडियन है? फॉरेक्स का, फॉरेक्स यानी फॉरेन एक्सचेंज का, ठीक। और लास्ट पॉइंट जो है, आरबीआई जो है वो कंट्रोलर है। किसका कंट्रोलर है भैया? आरबीआई कंट्रोलर है क्रेडिट का। क्रेडिट का मतलब होता है साख। साख का मतलब होता है, यहां पर अगर हम क्रेडिट की बात करें तो उधारी की बात चल रही है, उधारी। तो मार्केट में कितना उधारी में पैसा बटेगा, इसको कंट्रोल कौन करेगा? इसको कंट्रोल करेगा आपका आरबीआई, ठीक। कैसे करेगा वो बाद में हम देखेंगे पीछे, ठीक। पर यहाँ पे ध्यान दीजिए, मार्केट में कितना पैसा फ्लो होगा, मनी की सप्लाई मार्केट में कितनी होगी, वो डिसाइड करेगा आरबीआई, डिपेंडिंग अपॉन मार्केट में सिचुएशन क्या चल रही है। मंदी का दौर है, महंगाई का दौर है, जियोपॉलिटिकल कुछ इश्यूज चल रहे हैं, व्हाटएवर द सीन में भी, ठीक है। तो डायनामिक के नेचर में चेंज होता रहेगा, पॉलिसी चेंज होती रहेगी, डिपेंड करेगा सिचुएशन क्या है इकोनॉमी की। तो ये कुछ आपके ट्रेडिशनल फंक्शंस थे आरबीआई के, जो आरबीआई फुलफिल और फॉलो करता ही करता है। तो ये तो ट्रेडिशनल फंक्शंस थे आरबीआई के। प्लीज ध्यान से कीजिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक चल रहा है हमारे फैक्चुअल डेटा में, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। दूसरा फंक्शन जो आरबीआई का वो है डेवलपमेंट फंक्शन। डेवलपमेंट का मतलब क्या कि वो डेवलपमेंट एक्टिविटीज करेगा इकोनॉमी में, ताकि हमारी इकोनॉमी की ग्रोथ हो पाए और हमारी इकोनॉमी में फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रहे, ठीक है। कैसे करेगा? सबसे पहले उसने बनाया एक एग्रीकल्चर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। पिछले स्लाइड में हमने पढ़ा था नाबार्ड, NABARD, ठीक है। तो नाबार्ड बनाया है। नाबार्ड का फुल फॉर्म ये आपका होमवर्क, ठीक है, आपको करना पड़ेगा, ध्यान से करना, गलती मत करना। नाबार्ड में, नाबार्ड पूछा गया है, एग्जाम में आ चुका है, आ चुका है, आ चुका है। तो नाबार्ड का फुल फॉर्म आप देख लीजिए एक बार अच्छे से, ठीक है। तो नाबार्ड की स्थापना करी है। नाबार्ड की स्थापना करी थी किस लिए? एग्रीकल्चर को प्रमोट करने के लिए, रूरल डेवलपमेंट को प्रमोट करने के लिए, रूरल क्रेडिट को प्रमोट करने के लिए, और मार्केट में फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रहे ग्रामीण लेवल पर। इसके लिए आपका नाबार्ड बना। एग्रीकल्चर फाइनेंस हमारा मेन मुद्दा है यहाँ पर। दूसरा, इंडस्ट्रीज को बढ़ावा देने के लिए, डेवलपमेंट करने के लिए बनाया गया सिडबी। सिडबी मैंने तब भी कहा था एमएसएमई के लिए बना है। तो एमएसएमई को बढ़ावा देने के लिए, लोन देने के लिए, प्रमोट करने के लिए, छोटे उद्योगों को प्रमोट करने के लिए आरबीआई ने सिडबी को बनाया, ठीक है। यह लिखा हुआ है, ठीक, ये सब वही लिखा हुआ है, नया कुछ नहीं है, ठीक। और तीसरा, आरबीआई करता फाइनेंशियल इंक्लूजन, यानी जैसे ये एग्जांपल दे रहा है प्रधानमंत्री जनधन योजना, हम सबके खाते खुले थे, वादे भी बहुत सारे हुए थे, उन खातों में कितना राशि आएगी शायद आई नहीं, मेरे खाते में तो नहीं आई, आपके खाते में आई तो कमेंट में लिख दीजिएगा, ठीक है। तो वो आई नहीं, जो भी हो, पर कोशिश रही कि सबके खाते खुल जाए, ठीक है। इसके ऊपर एक कॉन्ट्रोवर्शियल बात भी है कि क्यों अकाउंट खुलवाया गया था, गवर्नमेंट की क्या मंशा थी उसके पीछे, ठीक है। मतलब हाथी के दांत दिखाने के कुछ और थे और खाने के कुछ और थे। किसी दिन अगर हम इंटरव्यू के क्वेश्चन या जीके के नाम पर पढ़ेंगे तो मैं बता दूंगा इसमें क्या था। पर फिलहाल के लिए जो ऑन पेपर दिख रहा है उसको समझे। फाइनेंशियल इंक्लूजन में आपकी योजनाएं चलाना होता है। फाइनेंशियल इंक्लूजन में इकोनॉमी को बेटर करने के लिए डिजिटल पेमेंट्स लाए गए। फाइनेंशियल इंक्लूजन में ग्रामीण ऋण को बढ़ावा देने के लिए रूरल बैंकिंग को भी लाया गया। तो ये कुछ हमारे डेवलपमेंट फंक्शन है आरबीआई के। इसमें नाबार्ड जो है ये आपके लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गया, और एक सिड भी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गया। तो ये दो तो आप कर ही लीजिएगा अच्छे से। तीसरा होता है सुपरवाइजरी फंक्शन, कि भैया इकोनॉमी में स्टेबिलिटी रहे, इकोनॉमी में ट्रांसपेरेंसी रहे, फाइनेंशियल सिस्टम जो है बढ़िया क्लीन ट्रांसपेरेंट तरीके से चलता रहे। ये काम भी आरबीआई का है सुपरवाइज करने का। सुपरवाइज करने के लिए आरबीआई बैंक्स, सारे बैंक्स क्या करता है? रेगुलेट करता है। रेगुलेट मतलब कैसा भाई? लाइसेंस देना, लाइसेंस कैंसिल करना, ठीक है, ये आरबीआई का काम है। कोई अगर 10 लोग मिलकर बैंक बनाना चाहते हैं तो उनको आरबीआई से लाइसेंस लेना पड़ेगा। तो ये सारा काम आरबीआई देखेगा। आरबीआई बैंक्स को इंस्पेक्ट भी करेगा, समय समय पर उनके ऑपरेशंस को चेक करेगा, उनके बुक्स ऑफ अकाउंट को चेक करेगा कि कुछ गलती तो नहीं हो रही है, कई नॉर्म्स पूरे किए जा रहे हैं कि नहीं किए जा रहे हैं, कैपिटल एडुकेसी रेशियो बराबर है कि नहीं है, एलआरआर बराबर मेंटेन हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो ये सब इंस्पेक्शन और मॉनिटरिंग का काम भी जो है वो आरबीआई करेगा। दूसरा आ रहा है एनबीएफसी को। एनबीएफसी जैसे मैंने तब भी कहा था, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन या इंस्टीट्यूशन, जो भी आप बोलना चाहो, ये आपके
पब्लिक से डिपॉजिट नहीं लेते हैं पर लोन देते हैं, जो फाइनेंस की कंपनीज है, नॉर्मल बोलचाल की लैंग्वेज में अगर मैं कहूँ आपसे तो लैंग्वेज के हिसाब से बात करें तो फाइनेंस कंपनी है भाई। अब फाइनेंस कंपनी भी जो है उनका भी माई बाप कौन, उनका माई बाप आरबीआई। सारा रेगुलेशन जो है वो आरबीआई के नॉर्म्स के हिसाब से ही चलेगा, तो नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज भी आरबीआई के नॉर्म्स को फुलफिल करती है। ये आरबीआई का काम है कि ये देखे कि एनबीएफसी भी है वो प्रॉपर गाइडलाइंस फॉलो कर रही है कि नहीं कर रही है। और तीसरा है कंज्यूमर का प्रोटेक्शन, कंज्यूमर को नुकसान नहीं होना चाहिए, ठीक है। आरबीआई कंज्यूमर के हितों का और उनके अधिकारों का ध्यान रखता है, इंटरेस्ट एंड राइट्स का ध्यान रखता है। आरबीआई देखता है कि भैया किसी भी कंज्यूमर के साथ कोई फ्रॉड चीटिंग नहीं हो, एंश्योरिंग फेयर प्रैक्टिसेस। अगर अपना कंज्यूमर किसी बात को लेकर कंप्लेंट करता है तो उस कंप्लेंट्स का निदान या निराकरण भी किया जाए, ठीक है। और ग्रीवेंसेस यानी जो भी तकलीफ कंज्यूमर को हो रही है उनको तुरंत फास्ट ट्रैक मोड पे क्लियर किया जाए। ये आपके आरबीआई के सुपरवाइजरी फंक्शन है, ठीक। ध्यान से दीजिएगा, 3 फंक्शन है, ट्रेडिशनल फंक्शन, मोस्ट इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट में नाबार्ड और सिडबी है, और आपके फाइनेंशियल इंक्लूजन के टॉपिक्स है। और सुपरवाइजरी में कुल मिला के बैंक्स को, एनबीएफसी को मॉनिटर करना, भाई ढंग से काम करो, ठीक, और कंज्यूमर के हितों का ध्यान रखना। ये आपके 3 फंक्शन हो गए आरबीआई के। अब आ रहे हैं कुछ टेक्निकल टर्म्स, एग्जामिनेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक। इसको पढ़ने के पहले हम 2 सेकंड के लिए चलते हैं और एक बहुत बेसिक सी चीज पढ़ने की कोशिश करते हैं। मैं एक बार के लिए थोड़ा सा एक रफ पेज ले लेता हूं। ठीक है, देखिए कुछ समझ लेते हैं एक बार के लिए। देखो, आरबीआई, आरबीआई के अंडर में सारे सीबी यानी कमर्शियल बैंक्स। कमर्शियल बैंक्स का काम क्या है? कमर्शियल बैंक्स का काम है दो, डिपॉजिट लेना और लोन देना। हम लोन से बात कर रहे हैं, तो कमर्शियल बैंक जो है वो लोन देते हैं, ठीक। रेट ऑफ इंटरेस्ट डिसाइड कौन करता है? आरबीआई। कमर्शियल बैंक्स किस रेट ऑफ इंटरेस्ट पे पब्लिक को लोन देगा, ठीक है। पब्लिक में दोनों हो सकता है, ठीक है, आम जनता भी हो सकती है और इंडस्ट्री भी हो सकती है। तो आरबीआई जो है वो तो लोन डायरेक्टली देता नहीं है, कमर्शियल बैंक हमको लोन देते हैं। कमर्शियल बैंक हमसे लोन पर ब्याज लेते हैं, वो ब्याज की दर डिसाइड करके देता है कौन? आरबीआई। इतना क्लियर हुआ, ठीक। अब एक पॉइंट समझिए कि अगर ब्याज की दर कम हुई तो ये कंज्यूमर भी लोन लेने के लिए जाएगा, ये इंडस्ट्री भी लोन लेने के लिए जाएगी। भैया रेट ऑफ इंटरेस्ट सस्ता है तो मुझे घर के लिए फ्रिज लेना है तो भी मैं लोन ले लूंगा, कार लेना है तो भी लोन ले लूंगा, इंडस्ट्रीज को डेवलपमेंट होना है, एक्सपेंशन करना है, प्रोजेक्ट्स लेना है नए, तो भी वो भी उनसे लोन ले लेगा। जब लोन लेगा तो मार्केट में इनके पास, इन लोगों के पास मनी की सप्लाई जो है वो बढ़ जाएगी। बोलो हाँ या ना? ठीक है, मतलब ज्यादा पैसा आएगा। ज्यादा पैसा आएगा, मनी की सप्लाई बढ़ेगी, तो ज्यादा क्या होगा? ज्यादा होगा प्रोडक्शन और ज्यादा होगा कंजम्पशन। उपभोग भी ज्यादा होगा और निर्माण भी ज्यादा होगा। इसको पूरा करने के लिए, प्रोडक्शन को पूरा करने के लिए ज्यादा लोग लगेंगे, यानी एम्प्लॉयमेंट लेवल बढ़ेगा। एम्प्लॉयमेंट लेवल बढ़ेगा तो मार्केट में लोगों के जेब में पैसा आएगा। पैसा आएगा तो वो फिर खर्च भी करेंगे। बोलो हाँ या नहीं? इसको एक बार अच्छे से लिख लेते हैं, ठीक है। क्या होगा? आरबीआई, उसके नीचे कमर्शियल बैंक, कमर्शियल बैंक लोन दे रहा है, ठीक। लोन सस्ते में दे रहा है, रेट ऑफ इंटरेस्ट कम है, ठीक। तो इंडस्ट्रीज ज्यादा अप्रोच कर रही है बैंक्स को लोन लेने के लिए, ताकि उनका प्रोडक्शन बढ़े, क्योंकि वो यही चाह रहे हैं ना, सेल्स बढ़े, प्रोडक्शन बढ़े, एक्सपेंशन और ग्रोथ हो उनकी। उनका प्रोडक्शन बढ़ेगा, प्रोडक्शन बढ़ेगा तो जो एम्प्लॉय है वहां पर उनकी सैलरी भी बढ़ेगी, और यही लोग फिर जाकर मार्केट में कंजम्पशन को भी बढ़ाएंगे।
उपभोग मार्केट में बढ़ जाएगा। ठीक है, इकोनॉमिक्स में एक पॉइंट होता है डिमांड और सप्लाई। ठीक, मार्केट में डिमांड बढ़ेगी क्योंकि लोगों की जेब में पैसा आ रहा है। ठीक, पर प्रोडक्ट प्रोड्यूसर जो है वो सप्लाई जो है उतनी नहीं कर पाएगा क्योंकि उसके पास लिमिटेशन है, कम समय में इतना एक्सपेंशन नहीं हो पाएगा, लिमिटेशन है प्रोडक्शन कैपेसिटी को लेकर। तो डिमांड ज्यादा है, प्रोडक्ट सप्लाई कम है। और इकोनॉमिक्स कहता है जब भी डिमांड ज्यादा है सप्लाई कम है तो एक ही चीज होती है और वो होता है प्राइस जो है चीजों के क्या होते हैं, बढ़ जाते हैं। तो आई होप ये क्लियर हो रहा होगा कि अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट कम है, सॉरी कम है, प्लस नहीं माइनस है, तो अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट कम है तो अल्टीमेटली चीजों के रेट बढ़ जाएंगे मार्केट में। आई होप इतना आपको समझ में आ रहा होगा। मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ, फिर से करता हूँ एक बार, देखिए ये इकोनॉमिक्स में भी आपको टॉपिक क्लियर हो जाएगा। अगर लोन हमें सस्ते में मिल रहा है तो इंडस्ट्रीज ज्यादा लोन लेगी, ज्यादा होगा उनका प्रोडक्शन। ठीक है, मार्केट में सैलरी ज्यादा बढ़ेगी, सैलरी ज्यादा बढ़ेगी तो कंजम्पशन भी क्या होगा, जस्ट अ सेकेंड, कंजम्पशन भी क्या होगा, बढ़ेगा। कंजम्पशन बढ़ेगा पर डिमांड और सप्लाई के बीच में इक्विलिब्रियम पॉइंट नहीं होगा, तो डिमांड ज्यादा सप्लाई उतनी नहीं होगी, तो कुल मिला के प्राइस ऑफ द गुड जो होंगे वो बढ़ जाएंगे। इसको कहते हैं मार्केट में चल रहा है इन्फ्लेशन, एक फैक्टर। हाँ, इन्फ्लेशन और भी कई फैक्टर हो सकता है पर ये एक फैक्टर है। कब, जब लोन सस्ते में दिया। इसका जस्ट उल्टा भी हो सकता है, अगर लोन महंगा हो जाए तो इंडस्ट्रीज कम आएगी लोन लेने के लिए, उनकी प्रोडक्शन एक्टिविटी लिमिटेड रहेगी। ठीक है, चेंज नहीं होगी। ठीक है, सैलरी और एम्प्लॉयज की जो होगी वो भी चेंज नहीं होगी, इक्वल टू को मैं ऐसा मान लो कि चेंज नहीं होगी। कंजम्पशन जो है मार्केट में वो भी स्थिर हो जाएगा। ठीक है, यानी डिमांड इतनी नहीं होगी और हो सकता है कि सप्लाई भी बराबर हो या सप्लाई ज्यादा हो, तब गुड्स के प्राइस क्या हो जाएंगे, कम हो जाएंगे। हमने कहा ये सिचुएशन होती है डिफ्लेशन की, मार्केट में मंदी का दौर चल रहा है। ठीक, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक, ये ही हमारी पूरी जान है। क्या जान है, जान ये है फाइनली निकल रहा है, जो रिजल्ट निकलना है, जो बोलना चाहता हूं वो ये है कि रेट ऑफ इंटरेस्ट डिसाइड करेगा मार्केट में इन्फ्लेशन होगा या मार्केट में डिफ्लेशन होगा। ठीक, इसको समझते हुए हम बात करते हैं। ठीक, अब अगर मार्केट में इन्फ्लेशन है मतलब चीजों के रेट बढ़े हुए हैं, क्यों बढ़े, क्योंकि रेट ऑफ इंटरेस्ट कम था। ठीक है, तो इनवर्स रिलेशनशिप है, रेट ऑफ इंटरेस्ट सस्ता रहा, लोग जाके मार्केट से पैसा उठा रहे हैं, बैंक से पैसा उठा रहे हैं, अल्टीमेटली मार्केट इकोनॉमी में जो इन्फ्लेशन का दौर अपने को देखने को मिल रहा है। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट कम होने से इन्फ्लेशन बढ़ा, तो आरबीआई क्या करेगा, आरबीआई इस रेट ऑफ इंटरेस्ट को बढ़ा देगा। यानी वो कमर्शियल बैंक्स को बोलेगा कि बोरोवर को सस्ते में मत देना लोन, रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ाना। मैं बता रहा हूँ क्या रेट ऑफ इंटरेस्ट रखना, तो आरबीआई रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ा देगा। रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ा देगा तो पूरी वो जो चेन चल रही थी वो चेन जो है ब्रेक हो जाएगी, जिससे जो महंगाई है वो धीरे धीरे क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। और इसका जस्ट उल्टा भी, अगर मार्केट में मंदी का दौर है, यानी मार्केट में गुड्स नहीं बिकते, ठीक है, प्रोड्यूसर जो है वो अपने प्रोडक्शन कैपेसिटी को कम करता जा रहा है। ठीक है, तो आरबीआई कहती है कि भैया हमने रेट ऑफ इंटरेस्ट कम कर दिया भाई, कमर्शियल बैंक सस्ते में बांटना लोन। उसको देख के इंडस्ट्रीज अप्रोच करे बैंक से लोन लेने के लिए, उन पैसों से प्रोडक्शन बढ़ेगा, प्रोडक्शन बढ़ेगा तो एम्प्लॉयमेंट लेवल भी बढ़ेगा, एम्प्लॉयमेंट लेवल बढ़ेगा तो फिर मार्केट में पैसा जो है परचेसिंग पावर बढ़ाएगा और कंजम्पशन बढ़ेगा, और जो चीजें नहीं बिक रही थी वो भी अब धीरे धीरे बिकने लगेगी। ये है हमारा पूरा चेन जो हम पढ़ते हैं इकोनॉमिक्स में विथ रिस्पेक्ट टू क्वांटिटेटिव टेक्निक्स ऑफ मनी कंट्रोल। ठीक है, तो यही चीज मैंने यहाँ लिखी हुई है। ठीक, क्या लिखा हुआ है यहाँ पर देख लेते हैं एक बार। ये बस 2 ही स्लाइड है, निपटाना है अपन को, अपन देख लेते हैं। एक होता है रेपो रेट। आरबीआई पैसा दे रहा है, किसको दे रहा है, कमर्शियल बैंक्स को, वो रेट डिसाइड कर रहा है। तो अगर रेपो रेट बढ़ा, ठीक, इसका मतलब ये हुआ कि अब सस्ते में लोन नहीं मिलेगा बोरोवर को, तो बहुत सारे बोरोवर्स लोन लेने नहीं आएंगे, तो भैया मार्केट में महंगाई धीरे धीरे क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत 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 इंपॉर्टेंट है।
अगर रेपो रेट आरबीआई ने कम कर दिया, सस्ता कर दिया, तो जस्ट उल्टा होगा, लोन अब सस्ते में मिलेगा, कमर्शियल बैंक सस्ते में लोन देगा, सस्ते में देगा मतलब रेट ऑफ इंटरेस्ट कम चार्ज करेगा, तो बहुत सारे लोग लोन लेने के लिए आएंगे और ऐसे इकोनॉमिक ग्रोथ होगी, प्रोडक्शन एक्टिविटी बढ़ेगी, सैलरी बढ़ेगी, एम्प्लॉयमेंट लेवल बढ़ेगा और इकोनॉमी जो है वो बूम की तरफ जाएगी। ये हुआ हमारा रेपो रेट। ठीक, दूसरा है रिवर्स रेपो रेट। रिवर्स रेपो रेट जस्ट उल्टा, रिवर्स है भाई, उल्टा है। इस वक्त आरबीआई पैसा ले रहा है, किससे पैसा ले रहा है? कमर्शियल बैंक से पैसा ले रहा है। ठीक, क्यों ले रहा है? कमर्शियल बैंक के पास बहुत ज्यादा पैसा पड़ा हुआ लिक्विड में। तो अगर आरबीआई कमर्शियल बैंक से कहता है कि भैया तुम्हारे पास तो बहुत पैसा पड़ा लिक्विड में, तो मत लोन बांटो, तो कमर्शियल बैंक बोलेगे भाई यही तो हमारा काम है, लोन देना, वही से तो हमारी अर्निंग होती है, रेवेन्यू तो सोर्स वही है हमारा। तो आरबीआई कहता है ठीक है, काम करो, मुझे पैसा दे दो, ठीक, मुझे जरूरत है पैसों की, मैं तुमको ब्याज दे दूंगा। ठीक, वो कहलाया रिवर्स रेपो रेट। लिक्विडिटी जो पड़ी हुई है, लिक्विडिटी यानी तरलता के रूप में जो पैसा पड़ा हुआ है कमर्शियल बैंक्स के पास, उनको रोकना है। क्योंकि अगर कमर्शियल बैंक्स के पास तरलता के रूप में पैसा पड़ा रहेगा तो वो तो मार्केट में लोन के रूप में बांटेगा पैसा, और मार्केट में अगर पैसा ज्यादा बढ़ा, मनी की सप्लाई बढ़ी, तो फिर इन्फ्लेशन भी बढ़ जाएगा। तो ये हुआ रिवर्स रेपो रेट। तीसरा है कैश रिजर्व रेशियो। हर बैंक को एक निश्चित परसेंटेज पैसा डिपॉजिट करना होता है आरबीआई के पास कैश के फॉर्म में, ठीक, जिसे बोला जाता है कैश रिजर्व रेशियो। तो अगर कमर्शियल बैंक्स का कैश रिजर्व रेशियो बढ़ गया, आरबीआई कहता है कमर्शियल बैंक्स को कि भैया 10% नहीं 15% पैसा मेरे पास जमा करो, तो इंटेंशन सिंपल सा है, इंटेंशन ये है कि कमर्शियल बैंक्स के पास पैसा कम हो जाए। कम हो जाए मतलब अगर कमर्शियल बैंक 10 के बदले 15% मुझे देगा, तो 5% कमर्शियल बैंक्स के पास पैसा कम होगा। कम होगा तो मार्केट में उधारी भी वो कम बांटेगा। ठीक, कम बांटेगा तो वही चेन चलेगी, मार्केट में प्रोड्यूसर जो है वो कम लोन लेगा, कम लोन लेगा तो प्रोडक्शन बढ़ेगा नहीं ज्यादा, एम्प्लॉयमेंट लेवल स्टेबल रहेगा, कंजम्पशन स्टेबल रहेगा, मार्केट में इन्फ्लेशन की स्थिति कम होती जाएगी धीरे धीरे। ठीक है, और वही अगर कैश रिजर्व रेशियो को कम कर दिया गया तो आरबीआई क्या कह रहा है कि हमें 15% मत दो भाई, 10% दो, तुम 5% अपने पास और रखो। क्यों? क्योंकि तुम मार्केट में पैसा बांटो, मार्केट में पैसा बांटोगे, क्रेडिट पे दोगे, उधार दोगे, तो भैया आपकी अर्निंग भी होगी, प्रोडक्शन कैपेसिटी बढ़ेगी इकोनॉमी की, क्योंकि भैया अब नई नई इंडस्ट्रीज आके लोन लेना चालू करेगी, तो प्रोडक्शन बढ़ेगा, एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा, लोगों की सैलरी बढ़ेगी, परचेसिंग पावर बढ़ेगा, कंजम्पशन बढ़ेगा, डिमांड गुड की बढ़ेगी, और हमारी इकोनॉमी जो है जो मंदी के दौर में है वो मंदी के दौर से बाहर आ जाएगी। ये कहलाया हमारा कैश रिजर्व रेशियो के साथ खेलना। ठीक है, यानी कम ज्यादा करके हमारी इकोनॉमी के प्राइस स्टेबिलिटी को मेंटेन करना। आगे बढ़ते हैं, अगला पॉइंट एसएलआर, सेम इसी का, ये सीआरआर और एसएलआर दोनों मिला के कहलाते हैं एलआरआर। ठीक, तो कुछ पैसा तो आरबीआई के पास जमा करना है कमर्शियल बैंक्स को, और कुछ पैसा परसेंटेज में बैंक्स को अपने पास ही डिपॉजिट के रूप में रखना है। जो पीछे बैंक्स के पीछे होता है ना उनका चेस्ट, उनका वॉलेट, जहाँ पे वो लिक्विडिटी में पैसा रखते हैं, कैश नगद रखते हैं, वो कैश के रूप में रखना है उनको, वो गोल्ड के रूप में रखना है, वो सिक्योरिटीज के रूप में रखना ही है। यहाँ पर भी फंडा वही है, अगर एसएलआर, आरबीआई कहता है कि ज्यादा एसएलआर अपने पास रखो, इसका मतलब कमर्शियल बैंक्स एसएलआर के रूप में पैसा अपने पास रखेगा, इसका यह मतलब नहीं है कि वो कैश के नाम पे लोन दे देगा। एसएलआर का मतलब क्या होता है? एसएलआर का मतलब होता है कि भैया सपोज, चलते एक बार वो उस पेज पे, खाली वाले पेज पे, ठीक है, जस्ट अ सेकेंड, सपोज ये एलआरआर है और एलआरआर के दो कंपोनेंट, एक एसएलआर और एक सीआरआर। सपोज बैंक के पास 100 रुपए पड़े, ठीक है, 100 रुपए में से आरबीआई कहता है मेरे पास जमा करो पैसा 20 रुपए, और अपने पास पैसा रखो कितना, 20 रुपए। अब अपने पास मतलब क्या? अपने पास का मतलब है ये पैसा आपके, अभी एग्जांपल के लिए बोल रहा हूँ, लॉकर में होना चाहिए। ठीक, तो 100 में से 20 रुपए आरबीआई को दिए, 100 में से 20 रुपए अपने लॉकर में रखे, तो मार्केट में बांटने के लिए कितना पैसा मिला? तो क्रेडिट के लिए कितना पैसा अवेलेबल है? 60 रुपए। ठीक, अब ये 100 रुपए जो लॉकर में रखे गए हैं, इसको नाम दिया हमने सैचुरेटरी लिक्विडिटी रेशियो। यानी अगर भैया तुम पूरे के पूरे 80 रुपए अगर बांट दोगे, और बाय द वे दिन भर में लोग तुम्हारे पास आते हैं पैसा डिपॉजिट के रूप में, यानी विड्रॉल के रूप में वापस लेने के लिए, तो तुम उनको पैसा फिर कहां से दोगे? ठीक, तो ये पॉइंट वहीं से आ रहा है
कि भैया वापस देने के लिए भी तो पैसा होना चाहिए ना, उनको विड्रॉ कर रहा है बंदा, कहाँ से वापस करोगे, तुमने तो पूरा पैसा लोन के रूप में दे दिया, तो अब पैसा अपने पास भी रखो। ठीक, अब यही पर आरबीआई कहता है कि यही थोड़ा सा हम हेर फेर करके मेंटेन कर सकते हैं कितना पैसा बटेगा। तो 100 में से शुरुआत में 20-20 बोला गया था, 20 एसएलआर 20 सीआरआर, आरबीआई कहता है, और 60 कितना तुम बांट देना, ये 60 यहाँ लिख दिया मैंने, 60 मार्केट में बांट देना। अब आरबीआई कहता है नहीं 20 नहीं 30 रुपए रोक के रखना अपने पास, तो फिर बांटने के लिए कितना हो गया 50। आरबीआई कहता नहीं ये सीआरआर के नाम पे 25 रुपए मेरे को दो, तो बांटने के लिए कितना बच गया 45। आरबीआई कहता नहीं दोनों कम कर दो, ठीक 20-20 से ना शुरू में, मेरे पास सिर्फ 10 ही रखो, सॉरी अपने पास 10 ही रखो और मुझे सिर्फ 15 ही दो, तो बांटने के लिए कितना बच गया 75। तो ऐसे एसएलआर की राशि परसेंटेज में और सीआरआर की राशि को परसेंटेज में कम ज्यादा करके मार्केट में कितना पैसा बढ़ सकता है उसको मेंटेन किया जाता है। इसको कहते हैं हम एलआरआर मेंटेन करना, लीगल रिजर्व रेशियो, यानी लिक्विडिटी रिजर्व रेशियो मेंटेन करना, कितनी लिक्विडिटी आप मेंटेन करोगे अपने पास कमर्शियल बैंक्स के पास। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा, और यही यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है, तो लिक्विडिटी और सॉल्वेंसी को मेंटेन करने के लिए एसएलआर मेंटेन किया जाता है। अगला टॉपिक है बैंक रेट। बैंक रेट क्या होता है? बैंक रेट वो रेट जिस रेट पे आरबीआई लॉन्ग टर्म लोन देता है किसको? कमर्शियल बैंक्स को। और जब लॉन्ग टर्म लोन देगा तो बदले में कमर्शियल बैंक से सिक्योरिटी गिरवी के रूप में रखवाएगा अपने पास। तो आरबीआई सिक्योरिटी लेकर लॉन्ग टर्म लोन देता है कमर्शियल बैंक्स को, लॉन्ग टर्म वही 5 साल से ज्यादा के लिए लोन। ठीक है, तो आई होप आपको ये समझ में आ रहा होगा। तो ये हुआ हमारा बैंक रेट। और लास्ट पॉइंट होता है ओपन मार्केट ऑपरेशन यानी ओएमओ। अब ओपन मार्केट ऑपरेशन में क्या होता है, चलते वापस से उसी पेज पर देखते हैं। ओपन मार्केट ऑपरेशन, तो ओपन मार्केट ऑपरेशन में बैंक आरबीआई और दूसरा कौन है? कमर्शियल बैंक्स। अब कमर्शियल बैंक्स के पास पड़े हैं सपोज कर लो ट्रेजरी बिल, ठीक, गवर्नमेंट के ट्रेजरी बिल। आरबीआई क्या कहता है कमर्शियल बैंक्स को? ये ट्रेजरी बिल मुझे दे दो और मुझसे बदले में क्या ले लो। अब आप ही सोचो ऐसा क्यों बोला गया होगा और कब बोला गया होगा? ऐसा तब बोला गया होगा जब कमर्शियल बैंक्स के पास मार्केट में लोन बांटने के लिए पैसा है कम, तो आरबीआई कहता है कि टीबी हमको दे दो, हमसे कैश ले लो, ताकि तुम्हारी लिक्विडिटी मेंटेन हो जाएगी, तुम मार्केट में लोन बांटोगे। अब लोन तुम कब बांटोगे मार्केट में? लोन तुमको ज्यादा बांटना है। लोन तुमको ज्यादा इसलिए बांटना है कि मार्केट चल रहा है डिफ्लेशन की कंडीशन में, यानी मंदी में। लोग लोन ले नहीं रहे, प्रोडक्शन बढ़ नहीं रहा, एम्प्लॉयमेंट लेवल बढ़ नहीं रहा, सैलरी बढ़ नहीं रही है, परचेसिंग पावर कंज्यूमर की बढ़ नहीं रही है, मार्केट में गुड नहीं बिक रहे हैं, ठंडा पड़ा हुआ मार्केट, ठप पड़ा हुआ है। तब आरबीआई कहता है कि ट्रेजरी बिल हमको दे दो, हमसे पैसा ले लो बदले में और मार्केट में उस पैसे को चला दो। ठीक, ये हुआ तुम्हारा ओपन मार्केट ऑपरेशन। किसके बीच में हुआ? आरबीआई के बीच में हुआ और कमर्शियल बैंक्स के बीच में हुआ। दो ही लोग, हम और आप नहीं, आम जनता नहीं, कमर्शियल बैंक्स और आरबीआई के लिए। उल्टा भी हो सकता है। उल्टा क्या हो सकता है? उल्टा ये हो सकता है कि आरबीआई कहता है कमर्शियल बैंक के से कि मेरे पास पड़े हैं टीबी ट्रेजरी बिल, आप ये ट्रेजरी बिल ले लो और हमें बदले में क्या दे दो? कैश। क्यों बोला? क्योंकि कमर्शियल बैंक्स के पास बहुत ज्यादा क्या पड़ा है? लिक्विड कैश पड़ा हुआ है, और कैश पड़ा है तो वो लोन देगा तो मार्केट में महंगाई होगी, उस महंगाई को कम करना है, लोन बांटना कम करना है, तो उसका पैसा जो पड़ा हुआ है कमर्शियल बैंक्स के पास, जो पैसा पड़ा हुआ है वो आरबीआई अपने पास बुलवा ले रहा है ताकि उनके पास लिक्विडिटी कम हो जाए, वो मार्केट में कम लोन बांटे। ठीक, और ट्रेजरी बिल जो है वो कमर्शियल बैंक्स को दे देता है। ठीक है, ये कहलाया हमारा ओपन मार्केट ऑपरेशन। आई होप आपको ये इतना समझ में आ रहा होगा। ठीक है, कोई डाउट हो आपको तो प्लीज कमेंट में लिखिएगा। मैं अगर आप चाहो तो इसके ऊपर एक शॉर्ट वीडियो अलग से बनाकर आपके लिए और प्रेजेंट कर दूंगा। ठीक है, तो ये रहा हमारा क्वांटिटेटिव टेक्निक्स। क्वांटिटेटिव का मतलब मात्रात्मक, जिसमें नंबर्स के साथ खेला जा रहा है, कम ज्यादा किया जा रहा है, ताकि मार्केट में सिर्फ एक पॉइंट, मनी की सप्लाई को कंट्रोल किया जाए, बढ़ाया जाए या कम किया जाए। कम करेंगे महंगाई की स्थिति में, बढ़ाएंगे मंदी की स्थिति में, ध्यान रखना। और ये वो जरिए है, टूल्स है, जिससे आरबीआई मंदी और महंगाई दोनों से इकोनॉमी को बाहर लेके आता है।
ठीक है, क्योंकि इनमें हम परसेंटेज और नंबर्स को कम ज्यादा करते, इसलिए इसको नाम दिया गया क्वांटिटेटिव टेक्निक्स, यानी मात्रात्मक हमारे वो तरीके मेजर्स जिससे हम हमारे मार्केट की इकोनॉमी को स्टेबल कर सकते हैं। दूसरा होता है गुणात्मक टेक्निक्स यानी क्वालिटेटिव टेक्निक्स। अब यहां पर भी मकसद वही है, ठीक, कि मनी की सप्लाई जो है वो कंट्रोल में रहे, जिसके लिए आरबीआई एक पॉइंट लगाता है मार्जिन रिक्वायरमेंट। चलते हैं उस स्लाइड पर, खाली पेज पर अपन एक मिनट। अब मार्जिन रिक्वायरमेंट क्या होता है, ठीक, मार्जिन रिक्वायरमेंट, मैं गया बैंक के पास लोन लेने, मुझे नई इंडस्ट्री डालनी है, नया वेंचर डालना है। बैंक से मैंने कहा मुझे एक बहुत छोटी सी बात ले रहा, 100 रुपए का लोन चाहिए। बैंक ने कहा ठीक है, मेरा पूरा प्रोजेक्ट देखा, प्रपोजल देखा, मेरे फाइनेंशियल स्टेटमेंट देखे, अच्छा था सब कुछ, लोन देने को तैयार हो गया। बैंक मुझसे कहता है एक काम करो, 30 रुपए से अकाउंट खुलवाओ। मैंने कहा ठीक है भाई, मंजूर है। उस अकाउंट में हम 70 रुपए डाल देंगे। क्या कहा कमर्शियल बैंक ने कि लोन चाहिए 100 रुपए का, ले भाई देते हैं हम आपको, ठीक है, बढ़िया है आपकी प्रोफाइल। 30 रुपए से एक अकाउंट खुलवा लो आप, लोन अकाउंट। उस लोन अकाउंट में 70 रुपए हम डाल देंगे, ठीक। ये 30 रुपए जो आपने लोन अकाउंट खुलवाया, इसको बैंक ने कहा कि 30 रुपए का मार्जिन आप खुद जमा करो। तो 100 रुपए के लोन में से 30 रुपए तो मैं खुद ही जमा कर रहा हूँ बैंक में। बैंक से मुझे लोन कितने का मिल रहा है, 70 रुपए का। पर अगर आप मुझसे पूछोगे ब्याज कितने पर लगेगा, तो ब्याज आपसे बैंक पूरा लेगा 100 रुपए पर, ठीक। अब इसको समझिए बात को, क्या कहा, 30 रुपए आप मिलाओ, 100 का लोन चाहिए था, 30 में मिला रहा हूं, 70 बैंक दे रहा है, तो कायदे से तो मुझे लोन एक्चुअली मिला कितने का है, 70 रुपए का है। अब अगर बैंक कहता है कि नहीं 40 रुपए आप मिलाओ, हम 60 देंगे, तो मैं क्या कहूंगा, भैया क्षमा करो, मुझे नहीं चाहिए लोन। 100 रुपए में से 40 रुपए मुझे ही मिलाने पड़ रहे हैं, तुम 60 ही दे रहे हो और ब्याज पूरा 100 पे लोगे, क्या मतलब निकलेगा। क्या हुआ कि मार्जिन रिक्वायरमेंट को बढ़ाकर आरबीआई ने क्या किया, लोन लेने वाले लोगों की संख्या को कर दिया कम, यानी वही कहानी करी, क्या करा, मनी की सप्लाई को वापस से कर दिया कम। आई होप समझ में आया। उल्टा भी हो सकता था, उन्होंने कहा बैंक ने कि एक काम करो, सिर्फ 20 रुपए से आप अकाउंट खुलवा लो भैया, मार्जिनल रिक्वायरमेंट 20 रुपए, 80 रुपए हम आपको दे देंगे। तो मैंने कहा अरे ठीक है, ये समझ में आया कुछ, 20 रुपए तक तो मैं दम मार लूंगा, 80 आप दे देना मुझे। तो इससे क्या हुआ, कमर्शियल बैंक के पास लोन लेने वाले लोगों की संख्या क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, ठीक, ताकि मनी की सप्लाई मार्केट में बढ़ जाए। ऐसा इसलिए किया गया है, ठीक है, ताकि हमारी मंदी से हम बाहर निकले। तो मार्जिनल रिक्वायरमेंट को कम और ज्यादा करके भी बैंक जो है वो मनी की सप्लाई को कंट्रोल करता है, ठीक है, और आरबीआई ही ध्यान रखता है कि मार्जिनल रिक्वायरमेंट कितना होना चाहिए, ये लिखा हुआ है यहाँ पे, कंट्रोल्स बोरिंग अगेंस्ट सिक्योरिटीज। अगर एमआरआर मार्जिनल रिक्वायरमेंट बढ़ गया तो मार्केट में लोन बांटना हो जाएगा कम, क्रेडिट का मतलब होता है लोन बांटना। अगर मार्जिन रिक्वायरमेंट कम कर दिया गया आरबीआई के द्वारा, तो फिर ज्यादा लोन बढ़ेगा मार्केट में। अगला पॉइंट है क्रेडिट रैशनिंग। अब क्रेडिट रैशनिंग में, रैशनिंग का मतलब होता है रैंक देना, प्रेफरेंस बनाना, किसको लोन पहले मिलेगा, किसको लोन बाद में मिलेगा। भाई बैंक तो लोन दे रहा हाउसिंग के लिए भी, इंडस्ट्रीज के लिए भी, कार के लिए भी, एजुकेशन के लिए भी, पर्सनल लोन भी, गोल्ड लोन भी, बहुत कुछ है। तो आरबीआई कहता है कि भैया हम बताएंगे आपको कि लोन किसको पहले देना है और कितना पहले देना है, यानी कोटा डिसाइड कर लो। जैसे आरबीआई ने कहा कि भैया महिलाओं को आगे बढ़ाना है, तो सबसे ज्यादा लोन जो बटेगा वो महिला उद्यमी के लिए बटेगा, ठीक है, वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप के लिए, तो पहले उनको बटेगा। फिर घर बनाने इंपॉर्टेंट सबके लिए, तो घर के लिए लोन देना, ठीक है। आखिरी में कंज्यूमर लोन देना, फ्रिज टीवी वाले जो है ना उनको आखिरी में लोन देना, इतनी ही परसेंटेज देना, 100% में से 10% इनको देना, बाकी तो देना ही मत। इसी को नाम दिया हमने क्रेडिट रैशनिंग, यानी सेक्टर वाइज कितना लोन किसको मिलेगा उसको रेगुलेट करना, डिसाइड करना। तीसरा है मॉरल सॉल्यूशन। तो मॉरल सॉल्यूशन क्या कह रहा है, मॉरल सॉल्यूशन कह रहा है कि बैंक्स को मनाया जाएगा, आरबीआई बैंक्स को मनाएगा, एडवाइस देगा, ठीक, कि भैया जैसा हम कहते हैं वैसा करो। कोई लीगल उनके ऊपर पाबंदी नहीं लगेगी मॉरल सॉल्यूशन में, ठीक है। आरबीआई की पॉलिसीज को आप बिल्कुल